हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप खैरियत से होंगे, घरों में होंगे। तो आप घरों में ही रहिए, सेफली रहिए। तो जैसे कि पता है आपको, हम रेगुलरली जो है अपनी क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हैं। तो कल जो हमारा टॉपिक था वो था रिटेल सेलिंग स्किल्स के बारे में। रिटेल सेलिंग स्किल्स में आपने सीखा कि कैसे हमारे सेलिंग अप्रोच होते हैं टुवर्ड्स द कस्टमर। जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हमारे पास कैसे सेलिंग अप्रोच होने चाहिए। हम कैसे एक कस्टमर को मोटिवेट करेंगे, उनको परचेजिंग के लिए मोटिवेट करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है, वो सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई। तो आज जो है हमारा एक नया टॉपिक है। लेवल 1 से लेके लेवल 3 के स्टूडेंट्स जो है इस टॉपिक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेंड्स इन रिटेलिंग। रिटेलिंग में क्या ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स का क्या मीनिंग है कि ट्रेंड्स जो होता है, जब भी कोई डेवलपमेंट या चेंज होती है इन द जनरल डायरेक्शन, जब भी कोई डेवलपमेंट होती है या कोई चेंज होता है या कोई टाइम पीरियड चल रहा होता है, जिसका कोई दौर होता है किसी चीज का, तो उसको हम जो है ट्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रेंड्स इन रिटेलिंग में हम आज पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती है। देखिए, रिटेल स्टोर्स जो इंडिया में है ये कोई नई एंटाइटी नहीं है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। अगर आप वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल की बात करें तो अर्ली 50s से ही रिटेलिंग का कंसेप्ट था, जहां पे रिटेल स्टोर्स होते थे पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में इसका जो प्रेजेंस है ये भी काफी फॉर्मेट्स में था, बहुत पहले सालों से ये प्रेजेंस जो था ये मौजूद था रिटेलिंग का। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं, इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पहले जो है पहले जमाने में अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल्स हुआ करते थे। सारा जो लाइक एज वो हार्ट्स होते थे या एक नॉर्मल रिटेल स्टोर, रिटेल शॉप होता था किसी फैमिली का, अभी भी उसके उनकी प्रेजेंस है। बट विद द चेंज, नए जो ट्रेंड्स आए उसमें काफी नए रिटेल स्टोर्स जो है वो मार्केट में आ गए। लाइक एज कि अगर मैं एक बात बोलूं आपको, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वजूद में आ गए, सुपर मार्केट्स हमारे पास अभी है, डिस्काउंट स्टोर्स हमारे पास है, हाइपर मार्केट्स है या शॉपिंग मॉल्स है। ऐसे स्टोर्स जो है ये रिटेल के कुछ रिटेल में कुछ तब्दीलियां आई, कुछ चेंज आई, कुछ डेवलपमेंट्स हुई, इस वजह से जो है रिटेल को जो है नए फॉर्मेट्स मिले। किन किस शक्ल में आपको मैं बताऊं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपरमार्केट्स, डिस्काउंट स्टोर्स या हाइपर मार्केट्स, इन इन शेप्स में, इन फॉर्मेट्स में, इन लेआउट्स में जो है रिटेल का एक नया दौर शुरू हुआ। ठीक है। तो रिटेल जो इंडस्ट्री है, पहले मैं बताऊं आपको, ये इंडस्ट्री मैंने आपको परसों भी बताया, कल भी बताया, सर्विस इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री या प्रोडक्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री होता क्या है? इंडस्ट्री होता है, सपोज a large number of stores, a large number of firms constitutes an industry, makes an industry. लाइक एक स्टोर है, एक जगह पे मल्टीपल स्टोर्स है, और ये सारा जो है ये खाली रिटेलिंग करते हैं। रिटेलिंग का क्या काम है? एक स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सेल करना, किसको? कस्टमर को। तो एक जगह पे, एक एरिया में आपके पास हजारों स्टोर्स है, या इंडिया में हमारे पास हजारों रिटेल स्टोर्स है। तो इन सारे रिटेल स्टोर, इन स्टोर्स को हम एक टर्म देते हैं, इनको हम बोलते हैं रिटेल इंडस्ट्री, क्योंकि ये रिटेल इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है सारा। समझ आया आपको? या अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, सपोज हमारे पास होटल्स होते हैं या गार्डन्स होते हैं, या हमारे पास जो है डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं। तो उसको, ये जो सारी चीजें हैं वर्ल्ड में, इनको हम एक नाम देते हैं, ये आता है टूरिज्म इंडस्ट्री को। ऐसे ही जो भी नंबर ऑफ फर्म्स होती है एक एरिया में या एक कंट्री में, और उनका काम सेम पैटर्न पे होता है। लाइक एज रिटेल स्टोर्स का क्या, अगर आपका यहाँ पे एक रिटेल स्टोर है और दूसरे एक स्टेट में रिटेल स्टोर है, और एक रिटेल स्टोर थर्ड स्टेट में है, या वर्ल्ड में किसी भी जगह है, तो वो क्या काम करेंगे? जो आप काम करेंगे वो वैसा उनका भी काम रहेगा, क्योंकि आप भी कस्टमर को ही प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वो भी कस्टमर को ही प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो आपका जो पैटर्न रहेगा काम करने का वो सबका सेम रहता है। तो इसको हम रिटेल इंडस्ट्री बोलते हैं, इंडस्ट्री।
तो आई होप कि ये इंडस्ट्री का जो वर्ड है ये आपको समझ आया होगा। तो रिटेल इंडस्ट्री में जो है एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आई, ट्रेंड्स चेंज हो गई रिटेलिंग में। क्योंकि पहले जमाने में जो होता था छोटे स्टोर्स हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये चेंज हो गई, ये डेवलपमेंट्स हुई, जो नए रिटेल स्टोर्स की जो लेआउट है, फॉर्मेट जो है, वो बड़े लेवल पे आने लगे और लार्ज रन स्टोर्स हमारे पास आ गए। किस शेप में? सुपरमार्केट्स की शेप में या हाइपर मार्केट्स की शेप में। इसके अलावा रिटेलिंग में एक और नया कंसेप्ट आया जहां पे हम स्टोर के बगैर रिटेलिंग करते हैं, नॉन स्टोर, जिसको हम नॉन स्टोर रिटेलिंग बोलते हैं। या आजकल के जमाने में मैं बताऊं, आप जो इंटरनेट से आप कोई शॉपिंग करते हैं उसको हम नॉन स्टोर रिटेलिंग बोलते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन रिटेलिंग वजूद में आई, इसका कंसेप्ट लाया गया और इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स लाए गए, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग इसका एक कंसेप्ट है, जहां डिफरेंट पोर्टल्स पे जो है आप जाके सर्च आउट कर सकते हैं और वहां से अपने प्रोडक्ट्स पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इसके अलावा टेली शॉपिंग भी एक कॉन्सेप्ट नया लाया गया रिटेल इंडस्ट्री में, जहां पे आपके टेलीविजन पे डेली बेसिस पे एक शो टेलीकास्ट होता है, जहां पे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बेचते हैं या वो सेल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एक रिटेल में नई डेवलपमेंट्स हुई, नई चेंज हुई। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो हुई वो हुई ड्राई ग्रोसरी स्टोर्स बने, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स बने, या अपैरल स्टोर्स बने। अपैरल में क्या आता है? आपके गारमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इन मोस्टली इन स्टोर्स में जो है काफी ज्यादा चेंज आ गई, काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। समझ आई बात? इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक अहम रोल जो है, एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो एफडीआई की वजह से भी आया। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग है? एक फॉरेनर है जो इन्वेस्ट करता है किसी और कंट्री में। सपोज हम इंडिया में रहते हैं, तो फॉरेन अमेरिकन कंपनी कोई है, सपोज अमेरिका का एक बड़ा सा रिटेल स्टोर है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट एक कंपनी है, एक रिटेल स्टोर है, एक बड़ी सी कंपनी है। वॉलमार्ट चाहता है कि मैं जो है वॉलमार्ट की एक ब्रांच इंडिया में खोलूं, तो वो किस चैनल के थ्रू? वो डायरेक्ट नहीं आ सकता। वो डायरेक्ट, क्योंकि उनको एक बाज़ाब्ता परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट। लाइक अगर हम इंडिया में है तो अमेरिकन कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन होनी चाहिए, तब जाके ही वो यहाँ पे एक स्टोर ओपन कर सकता है। और ये परमिशन जो है, इस परमिशन प्रोसेस को हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई फॉरेनर किसी कंट्री, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। पहले जो है इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को परमिशन नहीं दी, तो इससे क्या हुआ? इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए। देखिए, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता, एक बड़ी लेवल पे होता, तो हमारे पास जो है इसके काफी प्रोडक्टिविटी हमारी ज्यादा होती, हमारे पास जो प्राइसेस होते वो लॉयल बेसिस पे बेचे जाते। अगर हमारे प्रोडक्ट्स है वो लॉयल प्राइसिंग पे बेचे जाते कस्टमर्स को। तो पहले जो है इस पे रिस्ट्रिक्शंस हुई थी एफडीआई पे, प्रॉपरली इनको परमिट नहीं दिया गया बाहर के रिटेल स्टोर्स को। खाली जो है कुछ ही रिटेल स्टोर्स यहाँ पे थे, सिंगल हैंड रिटेल स्टोर, जहां पे खाली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचे जाते थे। तो उसमें क्या हुआ? परचेजिंग पावर जो है, परचेजिंग पावर क्या होता है? खरीदने का जो आपका ताकत होता है, खरीदने का, कौन खरीदता है? कस्टमर खरीदता है। तो परचेजिंग पावर क्या था? वो कम हो गए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से नेगेटिव हुए। जो परमिशन, क्योंकि एफडीआई जो था वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ था हमारी कंट्री में, तो इसका क्या हुआ? एक कस्टमर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में परचेजिंग नहीं कर पाता था, क्योंकि रिटेल स्टोर जो थे वो लिमिटेड थे, खाली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही बेचे जाते थे उन रिटेल स्टोर में, और वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खाली वो कस्टमर्स खरीदते थे जिनकी इनकम लेवल हाई होती थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद बाय द टाइम एफडीआई जो है, एफडीआई को इंप्लीमेंट किया गया और 51% जो है
अभी के प्रेजेंट टाइम्स में 51% ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन इन इंडिया। गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया और रिटेल स्टोर्स जो है काफी तादाद में आने शुरू हो गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक परमिशन इनको मिला और ये जो है 51% जो है बाहर के जो कंपनीज है वो अपने रिटेल स्टोर्स इंडिया में खोल सकते हैं। तो इससे क्या, और 100% परमिशन दिया गया होलसेलर्स को। रिटेलर्स को 51% परमिशन मिला और होलसेलर्स को 100% परमिशन मिला। तो इससे क्या हुआ, इससे एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इससे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारी रिटेल इंडस्ट्री पे। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, डिफरेंट सेगमेंट्स है यहाँ पे। देखिए, कस्टमर्स को अवेलेबिलिटी मिली प्रोडक्ट्स की, तो डिमांड, जब हमारे पास एक कस्टमर्स को जब अवेलेबिलिटी मिलती है तो डिमांड बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा खरीदने, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट जो है वो फेयर प्राइस में मिलेगा, सही कीमत में मिलेगा, तो आप डेफिनेटली उसको जो है बाय करने या परचेज करने जाएंगे। तो इसमें जो है डिफरेंट सेगमेंट्स ने डिमांड की प्रोडक्ट्स की। एफडीआई की आने की वजह से, एफडीआई को इम्प्लीमेंट करने की वजह से जो है एक ये जो है चेंजेस आई गई डिमांड की साइड में, क्योंकि कस्टमर्स जो है, आजकल का जो दौर है, आपको मैं बताऊं, इनकम लेवल्स जो है हमारी है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। क्योंकि अभी जो है खाली अपर क्लास ही प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाता। अगर हमारे पास जो है जेन्युइन प्राइसिंग है, लॉयल प्राइसिंग है, तो एक मिडिल इनकम पर्सन भी प्रोडक्ट्स के लिए जाता है। वो भी जो है, जो उनका जिस हिसाब से उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उस हिसाब से वो अपने तरीके से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो ये जो है पर पर्सन इनकम जो है वो इंक्रीज हुई, लाइफस्टाइल्स में जो चेंज हुई। और इसके अलावा हमारे पास अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने अभी बताया, प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहे, क्योंकि एफडीआई की वजह से जैसे रिटेल स्टोर ज्यादा से ज्यादा आने लगे, प्रोडक्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा आने लगे, तो हमारे पास एक अवेलेबल रिसोर्स था, प्रोडक्ट्स का एक अवेलेबल सोर्स था, सोर्स ये प्रोडक्ट्स का। इस वजह से जो है हमारी जो डिमांड है वो बढ़ने लगी, रिटेल इंडस्ट्री की तरफ लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी। आप समझे बात को। इसके अलावा दूसरी एक चीज जो है, जो हमने रिसेंटली रिटेल इंडस्ट्री में एक नई चेंज देखी, हमने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई। क्या बनाई? स्ट्रेटजीज। इसमें जो है, इसमें कुछ नई टेक्निक्स, जो रिटेलर्स ने कुछ नई टेक्निक्स स्टार्ट की। कैसी टेक्निक स्टार्ट की? रिटेलर्स ने मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप्स किए। क्या किए? टाई अप्स। और उसमें जो है मैन्युफैक्चरर्स ने रिटेलर्स को सही दामों में प्रोडक्ट्स दिए, सेल किए सही दाम। और वो जब सही दाम, लो प्राइसिंग में एक प्रोडक्ट आ जाता है, या लो प्राइसिंग में जब प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ज्यादा डिमांड ज्यादा बढ़ती है, ऑटोमेटिकली डिमांड, क्योंकि कस्टमर ज्यादा लो प्राइसिंग के पीछे रहता है, क्योंकि हर कोई कस्टमर चाहता है कि मुझे हर कोई प्रोडक्ट जो है सही दाम में मिले। तो रिटेलर्स ने भी क्या किया, एक मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप किया। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो सप्लायर होता है, जो प्रोडक्ट्स को बेचता है, किसको? रिटेलर को, रिसेलर को। तो रिटेलर्स ने जब देखा कि डिमांड ज्यादा है, तो उन्होंने टाई अप किया कि इनके साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, इनके साथ एक पार्टनरशिप की। और इसमें क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर्स ने सही कीमत पे, सही दाम पे प्रोडक्ट्स को जो है सेल किया। और रिटेलर्स ने भी उसके बाद सही प्रोडक्ट्स को जो है अपनी डिमांड, जो इनकी डिमांड्स थी उनको फुलफिल किया, कस्टमर्स की डिमांड्स को फुलफिल किया, उनको प्रॉपर सप्लाई दी, और सही कीमत पे सप्लाई दी, और सही दामों में सप्लाई दी। आप समझे बात को। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो ये चेंज आई, डेवलपमेंट्स आई, ट्रेंड्स बदली रिटेलिंग की, इससे क्या क्या चीजें हुई। इसमें मेन जो काम था किन लोगों का था, जो इसके, मैं आपको ऐसा बताऊं, ग्रोथ ड्राइवर्स थे, जिन्होंने इस रिटेलिंग को आगे बढ़ाया, जो अभी जो है अभी एडवांसमेंट हो रहा है, दिन ब दिन जो है इसका इंक्रीज हो रहा है, डिमांड में है काफी ज्यादा। अभी जो रिटेल इंडस्ट्री है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, और हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है वर्ल्ड में।
तो इसमें जो है मेन रोल किन लोगों ने अदा किया, जो जिन्होंने इस रिटेल इंडस्ट्री को आगे लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यंग स्पेंडर्स। आपको मैं अगर डेमोग्राफिक डायनेमिक्स बताऊं, इंडिया में 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अंडर 30 एज की है या वो 30 इयर्स बिलो है। तो यंग पीपल जो होते हैं वो मोस्टली परचेजिंग ज्यादा करते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं या वो प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं। तो इन्होंने जो है इस इंडस्ट्री को ग्रो किया क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है, और डिमांड से क्या हुआ, रिटेल इंडस्ट्री जो है ये दिन ब दिन बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई, क्योंकि इनका जो है रिटेल इंडस्ट्री में भी स्ट्रेटजीज अप्लाई हुई, मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाइप्स किए गए, होलसेलर्स के साथ टाइप्स किए गए, सही प्राइसिंग लगाई गई, और इसके अलावा और सही टाइमली प्रोडक्ट्स दिए गए किनको, कस्टमर्स को। तो इस वजह से जो है रिटेलिंग इंडस्ट्री में एक बूम आ गया, एक जो है मैं बताऊं आपको एक इंक्रीज आ गया। लेकिन इस इंक्रीज के पीछे कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व है जिन्होंने इसको इस लेवल पे पहुंचाया, जब आज हम कह सकते हैं कि रिटेल इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो है आपकी लार्ज पॉपुलेशन, किन लोगों की, जो यंग होते हैं, क्योंकि यंग लोग ही परचेजिंग ज्यादा करते हैं। इंडिया की मैं बात करूं 30% जो 60% जो आपकी 60% जो आपकी पॉपुलेशन है वो बिलो 30 इयर्स ऑफ द एज है। तो वो लोग जो है वो ज्यादा परचेजिंग करते हैं। इसके बाद मैं दूसरी बात आपको बताऊं, पहले जो होता था कस्टमर्स कोई भी प्रोडक्ट बाय करता था और उसका जो है कोई शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं रहता था। लेकिन आजकल का जो है एक कस्टमर जब कोई बाइक प्रोडक्ट को बाय करने जाता है, उसका बाज़ाब्ता उसके टेस्ट चेंज हो गए, उनके प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, एक नया एक्सपोजर क्रिएट हुआ है। कस्टमर्स जो है अब प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को देखते हैं, ब्रांडिंग को देखते हैं, सारी चीजें देख के ही एक जो है परचेजिंग करते हैं। तो उनका एक नया शॉपिंग एक्सपीरियंस चेंज हुआ है। इसकी वजह से भी जो है रिटेल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर गई। इसके अलावा अहम रोल जो है हमारी इनकम का, जब तक कि हमारे पास इनकम नहीं होगा हम कोई भी परचेजिंग नहीं कर सकते। तो रिटेल इंडस्ट्री तब जाके ही सक्सेसफुल है अभी आज के टाइम में, जब लोगों के पास फाइनेंशियल ऑप्शंस है। क्या है? फाइनेंशियल ऑप्शंस। हर किसी के पास अभी इनकम लेवल ऑलमोस्ट लोगों का जो है इनकम लेवल जनरेट हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये मेन फैक्टर्स है किसी भी रिटेल को सक्सेसफुल बनाने के पीछे। और एक फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अभी मैंने शॉपिंग एक्सपीरियंस की बात की, ब्रांड कॉन्शियसनेस और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। देखिए ब्रांड कॉन्शियसनेस क्या हुआ कि कस्टमर जो है अभी कॉन्शियस है, वो देखता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है, किस क्वालिटी का है। आजकल जो है कस्टमर्स खाली क्वांटिटी के पीछे नहीं भागते या सिर्फ प्राइसिंग के पीछे ही नहीं भागते, वो ब्रांड्स के पीछे भी भागते हैं, वो सही क्वालिटी का प्रोडक्ट देखते हैं। क्योंकि लाइफस्टाइल्स में चेंज आया, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रेज हो गया है अभी कस्टमर्स का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है हमारी रिटेल इंडस्ट्री को। एक और लास्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जिसका मेन कंट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी का। देखिए टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो है हमारे पास जो कन्वीनियंस जनरेट हो गई, एक कन्वीनियंस आ गई कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रिटेलर्स ने एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म बनाया कस्टमर्स के लिए। अगर मैं आपको बात बताऊं, टेक्नोलॉजी की वजह से जो है हमारी नॉन स्टोर रिटेलिंग अभी सक्सेसफुल है, क्योंकि ड्यू टू टेक्नोलॉजी ही हम एक ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें तरह तरह के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, और एक कस्टमर जो है वो घर बैठे एक ऑर्डर कर सकता है, उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकता है, और रिटेलर उसको डिलीवरी उसके डोर स्टेप पे तक पहुंचाता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। या हम रिटेल स्टोर्स में अभी जो है प्लास्टिक मनी का यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं, डेबिट कार्ड, जो पहले जमाने में नहीं होता था। खाली अगर आपके पास पैसा नहीं होता था तो आप जो है कोई शॉपिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास अभी एक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड है आपको जो है रिटेल स्टोर में वो एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि रिटेलर्स के पास अभी स्वाइपिंग मशीन्स आ गई है जहां पे आपका जो है क्रेडिट कार्ड्स प्लास्टिक मनी का यूज हो सकता है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें जो है ये डेवलपमेंट्स हुई रिटेलिंग में, तब जाके ये रिटेलिंग इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की ग्रोइंग इंडस्ट्री बन गई। ठीक है, आई होप कि आपको जो है आज का ये लेक्चर अच्छे से समझाया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे प्लीज लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। थैंक यू। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।